लौहयुगीन संस्कृतियां। चित्रित धूसर मृद्भांड, ताम्र तथा कांस्य के प्रयोग के पश्चात मनुष्य ने लौह धातु का ज्ञान प्राप्त कर इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र एवं कृषि उपकरणों के निर्माण में किया। इसके फलस्वरूप मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उत्खनन के परिणामस्वरूप भारत के उत्तरी, पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भागों के लगभग 700 से भी अधिक पुरास्थलों से लौह उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। उत्तर भारत के प्रमुख स्थल अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अहिच्छत्र, अल्लाहपुर, मेरठ, खलौआ, नोह, रोपड़, बटेश्वर, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कंपिल, जखेड़ा आदि है। इनमें हस्तिनापुर के उत्खनन की सामग्री ही विधिवत प्रकाशित की गई है। इन स्थलों की प्रमुख पात्र परंपरा चित्रित धूसर मृद्भांड पेंटेड ग्रे वेयर है। इसके साथ लोहे के विविध उपकरण जैसे भाले, वाणाग्र, कुल्हाड़ी, कुदाल, दरौती, चाकू, फलक, कीले, पिन, चिमटा, बसूला आदि मिले हैं। हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा से धातुमल आयरन स्लैग मिलता है, जिससे सूचित होता है कि धातु को गलाकर ढलाई की जाती थी। चित्रित धूसर पात्र परंपरा की तिथि रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर ईसा पूर्व 8वीं निर्धारित की गई है। नोह तथा इसके दोआब क्षेत्र से काले और लाल मृद्भांड ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि ईसा पूर्व 1400 के लगभग है। भगवानपुरा, मांडा, दधेरी, आलमगीरपुर, रोपड़ आदि में चित्रित धूसर भांड, जिसका संबंध लोहे से माना जाता है, सैंधव सभ्यता के पतन के तत्काल बाद लगभग 1700 ईपू मिल जाते हैं। पूर्वी भारत के प्रमुख लौहकालीन स्थल हैं पांडुराजार, ढिवी, महिषदाल, सोनपुर, चिरांड आदि। यहाँ लौह उपकरण काले और लाल मृद्भांडों के साथ मिले हैं। इनमें बाणाग्र, छेनियां, कीलें आदि है। महिषदाल से धातुमल तथा भट्टियां मिलती है, जिनसे सूचित होता है कि धातु को स्थानीय रूप से गलाकर उपकरण तैयार किए जाते थे। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर यहाँ लोहे का प्रारंभ ईसा पूर्व 750 से 700 निर्धारित किया गया है। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के विविध स्थलों झूसी, इलाहाबाद, राजा नल का टीला, सोनभद्र, मल्हार, चंदौली आदि से प्राप्त पुरानिधियों के आधार पर लोहे की प्राचीनता ईपू 1500 तक जाती है। मध्य भारत, मालवा तथा राजस्थान के कई पुरास्थलों की खुदाई से लौह उपकरण प्रकाश में आए हैं। मध्य भारत के प्रमुख पुरास्थल एरण तथा नागदा हैं। यहाँ से लौह निर्मित दुधारी कटारें, कुल्हाड़ी, बाणाग्र, हंसिया, चाकू आदि मिलते हैं। एरण तथा नागदा की प्रारंभिक संस्कृति ताम्रपाषाणिक है, जिसमें बाद में लोहा जुड़ गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि एरण तथा नागदा में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के तत्काल बाद ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो गया, लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व, तथा इसी में लोहे का प्रयोग होने लगा। किंतु अब यह स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच कुछ व्यवधान था। इसी व्यवधान काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। N.R. बनर्जी ने इसकी तिथि ईसा पूर्व 800 निर्धारित की है। एरण में लौहकालीन स्तर की 3 रेडियो कार्बन तिथियों निर्धारित की गई हैं। 1 ईसा पूर्व 140 + 110 TF 326 एडवर्टाइजमेंट्स। 2 ईसा पूर्व 1270 + 110 TF 324। 3 ईसा पूर्व 1239 + 79 TF 525। डी के चक्रवर्ती इसकी तिथि ईपू 1100 निर्धारित करते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी के समीपवर्ती राजस्थान के अहाड़ नामक पुरास्थल से लोहा तथा धातुमल प्रथम कालखंड के दूसरे स्तर के 5 निक्षेपों से मिलता है, जिसकी संभावित तिथि ईसा पूर्व 1500 के लगभग निश्चित की गई है। दक्षिण भारत के आंध्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के विविध पुरास्थलों से बृहत अथवा महापाषाणिक मेगालिथिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की, पुदुकोट्टै, चिंगलपुत्त, शाहपुर, हल्लूर आदि महत्वपूर्ण स्थल है।
इन स्थलों से प्राप्त महापाषाणिक समाधियों से बड़ी संख्या में लौह उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चिपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छेनी, बसूली, हंसिया, चाकू, भाले आदि लगभग 33 प्रकार के उपकरण काले तथा लाल रंग के मृद्भांडों के साथ मिले हैं। हल्लूर नवपाषाण एवं महापाषाण के बीच एक संक्रांति काल की सूचना देता है। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त उपकरणों को भिन्न भिन्न तिथिक्रमों में रखा गया है। डीलर इस संस्कृति की प्राचीनतम तिथि ईसा तीसरी दूसरी शती निर्धारित करते हैं, किंतु आधुनिक शोधों से जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर दक्षिण में उपकरणों के प्रयोग की प्राचीनता काफी पीछे तक जाती है। हल्लूर नवपाषाण एवं महापाषाण के बीच एक संक्रांति काल की सूचना देता है। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त उपकरणों को भिन्न भिन्न तिथिक्रमों में रखा गया है। डीलर इस संस्कृति की प्राचीनतम तिथि ईसा तीसरी दूसरी शती निर्धारित करते हैं, किंतु आधुनिक शोधों से जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर दक्षिण में उपकरणों के प्रयोग की प्राचीनता काफी पीछे तक जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दक्षिण में लोहे का प्रयोग सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। हल्लूर उपकरणों की रेडियो कार्बन तिथि ईसा पूर्व 1000 के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में लोहे की प्राचीनता के विषय में विवाद है। पहले ऐसा माना जाता था कि मध्य एशिया की हित्ती जाति ईपू 1800 से 1200 का इस पर एकाधिकार था और सर्वप्रथम उसी ने इसका प्रयोग किया, किंतु अब इस संबंध में नवीन साक्ष्यों के मिल जाने के बाद यह मत मान्य नहीं है। नौह राजस्थान तथा इसके दोआब क्षेत्र से लोहा काले और लाल मृद्भांडों ब्लैक एंड रेड वेयर्स के साथ मिलता है, जिसकी संभावित तिथि ईपू 1400 है। कुछ स्थलों जैसे भगवानपुरा, मांडा, दसरी, आलमगीपुर, रोपड़ आदि में चित्रित धूसर भांड सैंधव सभ्यता के पतन के साथ लगभग ईपू 1700 मिलते हैं, जिनका संबंध लोहे से माना गया है। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है जो अवश्य ही लोहे के रहे होंगे। अधिकांश विद्वान यह मानने लगे हैं कि ऋग्वैदिक आई को भी इसका ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त उत्तम कोटि के तांबे और कांसे के उपकरण तथा गंगा घाटी से प्राप्त ताम्र निधियों एवं गेरिक भांडों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भारतीयों का तकनीकी ज्ञान अत्यंत विकसित था। संभव है गंगा घाटी के ताम्र धातुकर्मी ही लोहे के आविष्कर्ता रहे होंगे, क्योंकि कच्चे लोहे की दो बड़ी निधियां मांडी हिमाचल तथा नरौल पंजाब उत्तर भारत से ही मिलती है। भारत के विभिन्न स्थलों की खुदाई से लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। ये अत्यंत समृद्ध एवं विकसित ग्राम्य संस्कृतियां हैं, जिनकी पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक काल में द्वितीय नगरीकरण संभव हुआ। इन संस्कृतियों के लोग जिस विशिष्ट प्रकार के मृद्भांड का प्रयोग करते थे वे प्रधानत धूसर या स्लेटी रंग के हैं और इनके ऊपर काले रंग में चित्रकारियों की गई है। इन्हें चित्रित धूसर मृद्भांड कहा जाता है। प्रारंभिक पात्रों के साथ लौह उपकरण नहीं मिलते, किंतु बाद में ये सभी स्थलों से मिलते हैं। इस कारण चित्रित धूसर भांड संस्कृति लौहकालीन संस्कृति कही जाती है। यद्यपि लौहयुगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल मध्य देश अथवा ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित है, जो सतलज से गंगा नदी तक विस्तृत था, किंतु इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। प्रमुख स्थल जिनकी खुदाई की गई है अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, अल्लाहपुर, मेरठ, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, नोहर, कांपिल्य आदि उत्तरी भारत, नागदा तथा एरण मध्य भारत है। पूर्वी भारत में जिन स्थलों से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं जैसे पांडुराजार, ढिबी, महिशाल, सोनपुर, चिरांड आदि, उनके बाद के स्तर से लौह उपकरण भी मिल जाते हैं। दक्षिण में बृहत पाषाणिक समाधियों के स्थल से लौह उपकरण मिलते हैं। इस प्रकार यह दिखाई देता है कि ईपू 1000 से 600 तक भारत के प्रायः सभी भागों में लोहे के अस्त्र शस्त्रों और उपकरणों का प्रयोग बहुतायत में किया जाने लगा।
हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा की खुदाइयों में लौह धातुमल तथा भट्ठियां मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासी लोहे को गलाकर विविध आकार प्रकार के उपकरण बनाने में भी निपुण थे। पहले लोहे से युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र बनाए गए, किंतु बाद में कृषि संबंधी उपकरणों हंसिया, खुरपी, फाल आदि का भी निर्माण किया जाने लगा। कृषि कार्य में लौह उपकरणों के प्रयोग से अधिकाधिक भूमि को खेती योग्य बनाया गया तथा उत्पादन भी प्रभुत होने लगा। भारत में लोहे की प्राचीनता। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आयरन इन इंडिया। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। इसके बाद भारत में लौह युग का प्रारंभ होता है। भारत में लोहे की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हमें साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों ही प्रमाणों से सहायता मिलती है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति, जो एशिया माइनर, टर्की में पू 1800 से 1200 के लगभग शासन करती थी, ने ही लोहे का प्रयोग किया था। उनका एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ईप 1200 के लगभग इस साम्राज्य का विघटन हुआ और इसके बाद ही विश्व के अन्य देशों में इस धातु का प्रचलन हुआ। ईपू 1200 के पहले हम भारत में भी लोहे के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किंतु लोहे पर हित्ती एकाधिकार की बात अब तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती। उल्लेखनीय है कि थाईलैंड में बानेची नामक की से साबूत संदर्भों में ढला हुआ लोहा मिलता है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1200 के मध्य निर्धारित की गई है। इस प्रमाण से लोहे पर हित्ती एकाधिकार की बात मिथ्या सिद्ध हो जाती है। पुनश्च नोह, भरतपुर, राजस्थान तथा इसके दोआब वाले क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ मिलता है, जिसकी संभावित तिथि ईपू 1400 के लगभग है। परियार के 10वें स्तर से भी कृष्णलोहित मृद्भांडों के साथ लोहे की एक भाले की नोक स्पीयर हेड मिलती है। उज्जैन, विदिशा आदि की भी यही स्थिति है। भगवानपुरा, हरियाणा में यह चित्रित धूसर मृद्भांड के साथ मिलता है, जो उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर है। आलमगीरपुर तथा रोपड़ में भी यही स्थिति है। अथर्ववेद में नीललोहित शब्द मिलता है। एक घोषक ने स्पष्टतः बताया है कि इससे तात्पर्य कृष्णलोहित मृद्भांड से ही है। भारत में लोहे का प्रादुर्भाव कृष्णलोहित मृद्भांडों के साथ हुआ, न कि चित्रित धूसर मृद्भांडों के। भगवानपुरा के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोहा ऋग्वैदिक काल में भी ज्ञात था। सुप्रसिद्ध पुराविद व्हीलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान यूनानियों को इसे लाने का श्रेय प्रदान करते हैं, किंतु ये मत समीचीन नहीं लगते। स्वयं यूनानी साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारतवासियों को सिकंदर के पहले से ही लोहे का ज्ञान था और यहाँ के कारीगर लौह उपकरणों का निर्माण करने में कुशल थे। ऋग्वेद भी तीरों तथा भाले की नोकों एवं चर्म कवच का उल्लेख करता है। एक स्थल पर कवच तथा शत्रुओं से सुरक्षित लौह दुर्ग बनाने के लिए सोम का आह्वान किया गया है। गालव नामक प्रसिद्ध ऋषि की चर्चा है, जिसने पांचल नरेश दिवोदास को दशराध्य युद्ध में लोहे की तलवारें देकर सहायता की थी। कन्नौज नरेश अष्टक का उल्लेख है, जिसने अपने पुत्र का नाम लौही रखा था। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मितन्नियों तथा हित्तियों को लोहे का आविष्कर्ता सिद्ध करने के लिए उद्धरण देने में गर्व का अनुभव करते, किंतु अपने साहित्य में उपलब्ध सैकड़ों उद्धरणों की उपेक्षा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त उत्तम कोटि के तांबे तथा कांसे के उपकरण और गंगा घाटी से प्राप्त ताम्रनिधियों एवं गैरिक मृद्भांडों से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन भारतीयों का तकनीकी ज्ञान अत्यंत विकसित था। संभव है कि गंगा घाटी के ताम्रधातुकर्मी ही लोहे के आविष्कर्ता रहे हों, क्योंकि लोहे की दो बड़ी निधियां मांडी, हिमाचल तथा नरनील, पंजाब, उत्तर भारत में ही स्थित है। अफ्रीका के समान भारत में भी ऐसी आदिम जनजातियां
उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की अगरिया निवास करती थीं जो देशी तकनीक से लोहा तैयार करती थीं तथा अपने द्वारा निर्मित बर्तनों का व्यापार करती थीं। इन समुदायों को लोहे का ज्ञान नियमित लौह युग के हजारों वर्ष पूर्व ही हो चुका था। मध्य तथा दक्षिणी भारत में लोहे की बहुलता को देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ लौह तकनीक तंत्र का एक स्वतंत्र आरंभिक केंद्र था। अब यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि भारत में लोहे का आगमन आर्यों के साथ हुआ जबकि उन्होंने लौह तकनीक तंत्र पर हित्ती एकाधिकार को नष्ट कर दिया। यह बात इस तथ्य से भी पुष्ट होती है कि देश के उत्तरी पश्चिमी तथा आंतरिक भागों में लोहा साथ साथ मिलता है। आद्य वैदिक काल से ईसवी सन के प्रारंभ तक लोहे की उपलब्धता के निरंतर प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य तो स्पष्टतः लौह धातु के व्यापक प्रचलन का संकेत देता है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल ईपू 1000 से 600 के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहायस तथा श्यामयस शब्द मिलते हैं। वाजसनेयी संहिता में लोह तथा श्याम शब्द मिलते हैं। विद्वानों ने लोह शब्द को तांबे के अर्थ में तथा श्याम शम को लोहे के अर्थ में ग्रहण किया है। इस प्रकार अथर्ववेद में उल्लिखित श्यामयस से तात्पर्य लौह धातु से ही है। इसके याद अयस शब्द लोहे का ही पर्याय बन गया। काठक संहिता में 24 बेली द्वारा खींचे आने जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिलता है। इनमें अवश्य ही लोहे की फाल लगाई गई होगी। अथर्ववेद भी लोहे से बने हुए फाल का उल्लेख करता है। इस प्रकार साहित्यक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व 8वीं शती में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर भांड पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। इन स्थानों से लोहे के औजार तथा उपकरण जैसे भाला, तीर, वसूली, खुरपी, चाकू, कटार आदि मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा की खुदाई में धातु शोधन करने वाली भट्ठियों के अवशेष मिले हैं। इन साक्ष्यों से यह विदित होता है कि चित्रित धूसर भांडों के प्रयोक्ता लोहे का न केवल ज्ञान रखते थे अपितु इसके विविध उपकरण भी बनाते थे। पुरातत्वविदों ने इस संस्कृति का समय ईसा पूर्व 1000 के लगभग निर्धारित किया है। पूर्वी भारत में सोनपुर, चिरांद आदि स्थानों की खुदाइयों से लोहे की बढ़िया, छेनी, कीले आदि मिली है जिनका समय 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसी प्रकार मध्य भारत के एरण, नागदा, उज्जैन, कायथा आदि स्थानों की खुदाइयों से भी लौह उपकरण मिलते हैं। इनका समय भी ईसा पूर्व 7वीं-6ठी शती निर्धारित किया जाता है। दक्षिणी भारत के विभिन्न स्थानों से वृहत पाषाणिक कब्रें, मेगालिथ्स प्राप्त होती हैं। इस संस्कृति के लोग काले तथा लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। विद्वानों ने इस संस्कृति का समय ईसा पूर्व 1000 से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 1000 में हो गया था। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत के विभिन्न भागों में लोहे का प्रचलन ईसा पूर्व 1000 के लगभग हो गया था। कुछ विद्वानों की धारणा है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत में इसका प्रचार हुआ तथा वहां लौह संस्कृति का प्रारंभ पाषाण काल के बाद हो गया। इसके विपरीत उत्तरी भारत में पाषाण काल के बाद पहले ताम्र फिर कांस्य काल आया। इसके कई सौ वर्षों बाद लोहे का आविष्कार किया गया। लोहे के ज्ञान से लोगों के भौतिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न हो गया। बुद्ध काल तक आते आते पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा।
लौह तकनीक के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। इस समय गंगा घाटी में नगरीय क्रांति आई तथा बड़े नगरों की स्थापना हुई। विद्वानों ने इसके पीछे लौह तकनीक को ही उत्तरदायी ठहराया है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे भी इसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रकार विविध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत लोहे के भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत अधिक तर्कसंगत लगता है तथा इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक काल तक ले जाई जा सकती है। किंतु वास्तविक लौह युग का प्रारंभ उस समय से हुआ जबकि मनुष्य ने इस धातु का प्रयोग जंगलों की कटाई कर भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा बस्तियां बसाने के लिए करना प्रारंभ कर दिया।